बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जी ज़मीर फ़ाकी और आज हम जिस इशू के ऊपर बात करेंगे वो बहुत अहम इशू है इस मुल्क के ऊपर, जिसने यानी एक इतने असरात डाले कि हर आदमी जो है वो उसके असरात का शिकार हुआ। मेरी मुराद जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद साहब के साथ है और ये 4 तारीख़ है अप्रैल 4 को सारा मुल्क जानता है कि क्या हुआ। और वो एक मनहूस रात थी जब उन्हें एक अदालती कत्ल के ज़रिए डिक्टेटर के कहने के ऊपर जो है वो फांसी की सज़ा दी गई। और फिर ये एक ऐसा अलमिया दर अलमिया जो है वो इस मुल्क को भुगतना पड़ा। कई लोग उसमें जो है उसका शिकार हुए और मुल्क जो है, अगर ये अलमिया ना हुआ था तो आज मुल्क शायद कहीं कहीं बहुत आगे हम जा चुके होते। तो इस मौजू के ऊपर मेरे साथ तारिक खुर्शीद साहब जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के दरीना कारकुन भी हैं और हिस्ट्री के ऊपर उनकी नज़र भी है, वो बात करेंगे। मैडम मकसूमा बुखारी साहिबा हैं, वो बात करेंगी। हम इनसे जानेंगे कि भुट्टो साहब के साथ जो उस वक़्त की जो रियासत थी या उस वक़्त के जो डिक्टेटर थे उन्होंने ये क्यों किया, इसके क्या असरात मुरतब हुए। और पाकिस्तान जो है वो दुनिया भर में, यानी ये केस एक ऐसा था कि जिसकी पूरी दुनिया में कोई नज़ीर ही नहीं मिलती। यानी तमाम आप दुनिया भर के जितनी ये कानून की किताबें खंगाल लें, जिस केस में उनको फांसी दी गई इस तरह का पूरी दुनिया में किसी दुनिया की अदालती तारीख में ये कोई केस वो नहीं थी। आज बहरहाल सुरखरू हुई अदालतों ने उसके ऊपर जो है वो, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तारिक साहब आपसे स्टार्ट करते हैं कि आप इसका पस मंज़र और सारी, क्योंकि आप उन दिनों बहुत करीब भी थे और ख़ुद भी आप उस तशद्दुद और उस अलमिये से गुज़रे हैं, तो इसके ऊपर रोशनी डालिए। जी बिल्कुल। मैं पीपल्स पार्टी में, पीपल्स पार्टी जिस वक्त बनी डॉक्टर बशर के घर, तो उस वक्त खैर बिल्कुल तालिब इल्म की हैसियत से वहाँ मौजूद था। कह सकता हूँ कि मैं उससे इब्तदा में उसके साथ था, लेकिन बेसिकली मैंने मेंबरशिप जो है कि शेख मोहम्मद रशीद जो उस वक्त दैकान रसाला निकाला करते थे 4 मज़हब में, पार्टी की मेंबरशिप ली। उसकी जो है वो पहली जो मैंने वो 4 आने की होती थी वो मेंबरशिप, तो उस मेरे पास आज भी वो महफूज है। भुट्टो साहब का पहली तो ये है कि क्या भुट्टो साहब के साथ जो हुआ ये होना ही था, या ये बहुत अचंभे की बात थी। मेरा ख्याल है ये होना ही था। तीसरी दुनिया के वो तमाम लीडर जो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क की फलाह के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क के लोगों के लिए, उनके रोज़गार, उनके कारोबार को फ़रोग़ देने के लिए और उनकी खिदमत करने के जज्बे से सियासत में आते हैं, उनका यही अंजाम होता है। भुट्टो साहब को ख़ुद भी ये बात पता थी। भुट्टो साहब के लिए भी ये कोई हैरत का बाइस नहीं था कि वो फांसी की तरफ ले जाए गए। वो ये बात समझते थे। ओरियाना फ्लासी के साथ अपने एक इंटरव्यू में, जो इंटरव्यू विद हिस्ट्री उनकी किताब है ओरियाना की, उसमें छपा भी है, तो वो जो बात कहते हैं वो कितनी वाज़ेह है। अभी उन्हें इक़्तिदार भी नहीं मिला था, ये उस वक्त का इंटरव्यू है, और फिर उन्हें इक़्तिदार मिला और उसके बाद जो कुछ हुआ वो उसका, तो वो ओरियाना पूछती है आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जो आप चाहें कि पूरी हो, तो कहते हैं कि मैं फौज के हाथों मारा जाऊं, तारीख के हाथों नहीं। ये रिकॉर्ड पे है जी, रिकॉर्ड पे वो किताब मौजूद है, अभी भी कोई भी लेके उसको पढ़ सकता है। भुट्टो साहब ने इस सारे मामले को जिस वक्त वो लेके निकले, जब अच्छा सियासत ये भी है कि इसमें कोई शक नहीं कि सियासत कोई फी सबिलिल्लाह खेल नहीं है कि आप ऐसे ही लोगों को प्रमोट करते रहते हैं। सियासत में जब भी किसी भी सियासी जमात के अंदर उसके किसी भी रुकन को ये एहसास हो कि मैं अपने लीडर से बहुत ज़्यादा कद काट का मालिक हो गया हूँ, तो वो उस पार्टी को लीड करने की कोशिश करता है, और ये तारीख का अमल है, इसमें कोई बुराई भी नहीं होती।
लेकिन जो लोग भुट्टो साहब के साथ जिनका इंटरेक्शन हुआ वो आपको बताएंगे क्रॉस दी बोर्ड अभी भी बहुत लोग मौजूद हैं जो भुट्टो साहब के साथ उस वक्त थे। इस वक्त जो पंजाब का प्रेसिडेंट है पीपल्स पार्टी का राना फारूक सईद वो मेरा उस दौर से है। इसी तरह और भी बेशुमार नाम ले सकता हूँ, असलम गुरदासपुरी हैं जो बानी रुकन हैं, और वो सारे बताएंगे आपको कि भुट्टो साहब जिस वक्त ये पीपल्स पार्टी के बनाने के सोच रहे थे तो उससे पहले उन्होंने ये पहले मैं एक शायद प्रोग्राम में बात कर भी चुका हूँ कि वो मुस्लिम लीग में जाना चाहते थे, कौंसल मुस्लिम लीग में। मोहतरमा फातिमा जनाह ने उन्हें रोका था और कहा था कि कौंसल मुस्लिम लीग में ना आना। और मौज़े तंग के जिस वक्त वो मिले, पीपल्स पार्टी बनाने से पहले की बात कर रहा हूँ, मौज़े तंग ने कहा कि जब पार्टियां खराब हो जाएं या बिगड़ जाएं तो उन्हें ठीक नहीं करते, नई पार्टी बनाते हैं, तो नई पार्टी बनाओ। तो उस पे आके भुट्टो साहब ने फिर और उनके साथी उस वक्त जे रहीम अली फ्रामे और इस तरह के लोग जो थे वो शामिल मुबशर हसन, जो बताते खुद लोग तो नए थे सियासत में लेकिन इंटेलेक्चुअल थे और उनका सियासी दानिश्वरी में उनका एक नाम था। अच्छा, ये कुछ बातें ऐसी हैं जो इस तारीख़ में बहुत ज़्यादा रिपीट हुई हैं, लिखी गई हैं, बात हो रही, आज भी हो रही है। वाहिद मतलब इस मुल्क के भुट्टो साहब एक लीडर हैं जिनके ऊपर उनके यानी जब अभी जमात बनी भी नहीं थी उससे पहले भी लिखा गया, बाद में भी लिखा गया, जब उनकी शहादत हुई उसके बाद भी लिखा गया। बहुत सारी किताबें, राइटिंग हर तरह उनका मौजूद है तारीख़ में। हम ये जानना चाहते हैं, अपने नाज़रीन को ये बताना चाहते हैं कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं थी, जमहूरियत नहीं थी, इंसान अपने हकूक़ की बात नहीं कर सकता था, मुल्क कोई तरक्की की तरफ नहीं जा रहा था, दुनिया में जाना नहीं जा रहा था, एक शख्स आया, उसने आके काया पलट दी जिसे हम कहते हैं, लोगों के ज़हन बदल दिए, इस मुल्क की हालत बदल दी, इस मुल्क को मुतारफ़ करवाया और फिर एक बड़े अच्छे टीम के साथ वो आए। तो ये अचानक मतलब आप कह रहे हैं मतलब कि ये तो होना ही था, ये बड़ी अजीब सी बात है कि होना ही था। वो कौन लोग थे, क्या क़ुव्वतें थीं, ये भी सारी दुनिया को तकरीबन, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से उठान इसकी हुई, उठा और फिर आगे बढ़ा अचानक, और फिर एक बहुत बड़ा अलमिया हुआ 1971 का जिसके ऊपर हमने काफ़ी सारी बात भी पहले भी कई प्रोग्रामों में की। पाकिस्तान 2 लख्त हुआ और 90,000 के करीब जो कैदी थे वहाँ पे वो पकड़े गए और उनको किस तरह से लेके आए, एक इज़्ज़त बहाल की और एक ऐसे मुसन पाकिस्तान के साथ मुसन कशी जो की गई और उसके असरात के ऊपर हम बात करना चाहते हैं कि ये हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि एक सियासत का ये अमल जो आपके लोगों को एम्पावर करे, वो इस दुनिया की जो सुपर पावर्स हैं अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो एक हो या दूसरी हो, उनको कबूल नहीं होता। जिस वक्त आपको आज़ादी मिली, जिसको हम आज़ादी कहते हैं बज़ात खुद, तो खैर ये भी एक सवालिया निशान है कि वो आज़ादी थी भी या नहीं, तो उस आज़ादी के को देते हुए ही ये तय हो गया था कि आपको इख्तियारात किसी हद तक आपके हवाले कर दिए जाएं, तो एक इकोनॉमिक डिपेंडेंसी पैदा की जाए। आपको अब एक नए तरीके से अब खुल्लम खुल्ला आप पे इक़्तिदार नहीं करना था, बल्कि आपको इकोनॉमी में इस तरह जाके आपके ऊपर इक़्तिदार अपना कायम ही रखना था। और आप देखिए कि भुट्टो साहब के आने से पहले सीटो सेंटो में आपको बांधा गया, यहाँ आपके बुडाबेर में रशिया के खिलाफ अड्डे थे जहाँ से U2 उठ के गया जिसको गिरा लिया और फिर आप को उन्होंने क्रॉस लगा दिया कि आप निशाने पे आ गए उनके एटमी हथियारों के, रशिया के। पाकिस्तान में जिस वक्त पहला मतलब वज़ीर आज़म लियाकत अली खान बने तो लियाकत अली खान को पहली जो दावत आई थी वो रशिया से आई थी, और क्योंकि हम अमरीकी मफादात को सर्व करना चाहते थे, अलीट हमारी जो है जिसको हम मुक्तदरा कहेंगे, जिसको हम कोई नाम दें, अशराफिया कहें, वो जो अलीट है वो चाहती थी कि वेस्ट और अमेरिका के साथ तलाक़ात बनाया जाए। तो हमने बाकायदा लॉबी करके अमेरिका से इनविटेशन मंगवाई और रशिया जाने को जाए अमेरिका चले।
और पाकिस्तान की तारीख इस नहज पे चलना शुरू जो हम देख रहे हैं। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि ये होना ही था। उसकी वजह ये है, भुट्टो साहब के जराइम गिनते जाइए। अच्छा, तीसरी थर्ड वर्ल्ड ऑर्डर, एटमी ताकत, जमहूरियत, डायरेक्ट फ्रेंचाइज, इस्लामिक समिट, इस्लामिक ब्लॉक खड़ा करना, तेल को हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना, वन करेंसी, क्या ये इंटरनेशनल क्राइम्स हैं। और इस्लामिक बॉम्ब का कॉन्सेप्ट। अच्छा, दरअसल मेरे साथ मकसूमा बुखारी तशरीफ़ फरमा है। हम आज मौके से फ़ायदा उठाते हुए, क्योंकि मकसूमा बुखारी जो है, इनकी वालदा रकंदा बुखारी साहिबा को अभी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है उनकी बुक के ऊपर। एक तो आपको मुबारकबाद हमारी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि एक एजाज़ की बात होती है हम जैसे मतलब कि हमारे जैसे लोगों के किसी वहाँ पे। तो एक तो ये बताइए थोड़ा सा वालदा के हवाले से, और फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया बतौर कानूनदान जो है। साथ ऐड कर लीजिए कि वालिद भी पाकिस्तान के माने हुए शायर थे। जी, शोहरत बुखारी मेरे वालिद साहब हैं, और मैं खुद भी विटनेस हूँ। मेरी उम्र वैसे उस ज़माने में मैं बच्ची थी, और 1977 में 5 जुलाई 1977 में जब ज़ियाउल हक ने coup किया है तो मैं 7 साल की थी। और उसके बाद से जितनी भी वाक़यात हैं वो मेरे जहन में इतने क्लियर हैं कि शायद किसी इतनी छोटे बच्चे की उम्र के होते नहीं हैं। और मुझे भुट्टो साहब की जो शहादत है 4 अप्रैल 1979, वो मेरे जहन में बहुत क्लियर है। मेरी वालदा उस वक्त कोटक पर जेल में थी, और हम घर पे थे उस ज़माने में। और मुझे वो जो डार्कनेस है उस ज़माने की, वो जो आजकल की जनरेशन है वो ये बात समझ नहीं सकती। बहुत से लोग कहते हैं ना कि ये अब भी वही हालात हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। और स्टेज में थी तो जब उसके बाद जब भुट्टो साहब को फांसी हुई तो उस वक्त आपकी कैफियत घर का माहौल में घर का माहौल हमारा ये था कि अम्मी तो हमारी जो थी उनको फिर वो ले गए हुए थे जेल में, कोट लखपत में थी वो। और उस ज़माने में जितने भी कारकुन थे, और मेरे ख्याल में तारिक साहब भी जो थे, सब के सब जेल में थे। और मुझे याद है कि सुबह सुबह जो थे मेरे वालिद साहब जो थे, वो एक ज़मीमा होता था उस ज़माने में, और उसमें लिखा हुआ था कि भुट्टो को फांसी दे दी गई, चढ़ा दी गई। और हमारे साथ हमारी खाला ठहरी हुई थी, क्योंकि हम छोटे थे, तो वो एकदम बेहोश हो गई थी। असल में भुट्टो का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था पाकिस्तान के अवाम के लिहाज से, वो मेरे ख़्याल में कि वो शऊर था जो कि आम लोगों को दिया था। इससे पहले लोगों को सियासी शऊर नहीं था। मेरी वालदा जो थी वो एक घरेलू औरत थी, एक शायर की बीवी थी। और फिर आप देखें कि वो उस भुट्टो की मोहब्बत में, उस शख्स की मोहब्बत में जिसको उन्होंने कभी देखा भी नहीं था, और मेरे वालिद साहब भी मतलब देखा था, दूर से देखा था, लेकिन कोई पार्टी में कोई ताल्लुक नहीं था। तो वो कहाँ से कहाँ गई कि वो जेलों में गई, किले में गई, एग्जाइल में गई, हाथ बांध के बाहर भेज दिया गया। तो भुट्टो साहब की जो भुट्टो साहब का जो मुझे अब ज़्यादा ख्याल आता है कि ये जो फ़लस्तीन और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें वो जो इकट्ठा करना था सारे इस्लामी ममालिक को, और एटॉमिक बम का जो कॉन्सेप्ट था, जिस पर चाहत थी, वो आज हम देख रहे हैं कि देखिए ना, उन जो इस्लामिक समिट में जितने थे रहनुमा, एक एक करके सब खत्म हो गए हैं, एक एक करके उनको मारा गया है, सबको मारा गया है। और आज हालात देखें कि वो जो तमाम अरब मुल्क हैं वो आराम से बैठे हुए हैं, वहाँ फ़लस्तीन में जेनोसाइड हो रही है और वो सब बैठे हुए। तो ये तो होना ही था, ठीक था, ये होना ही था। तारिक साहब की तरफ चलते हैं, क्योंकि कुछ तारीखी हक़ाइक़ भी हम इनसे जानना चाहेंगे। भुट्टो साहब की जो ये शहादत हुई, अदालती कत्ल, जिसे दुनिया भर में मतलब उसको उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, उसके बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ? जो मेरा तो इस बात पे मैं कम्प्लीटली फर्मली समझती हूँ कि पाकिस्तान में आज से का जो भी मसाइल हैं, दे ऑल डेट बैक टू ज़ियाउल हक। आप करप्शन देख लें, आप ड्रग कल्चर देख लें, आप लसानियत देख लें, आप क्लशनकॉफ कल्चर देख लें, ये तशद्दुद देख लें, ये मजहबी जो इंटॉलरेंस हमारे अंदर आ गई है, ये मॉब कल्चर हमारा,
ये सब का सब ज़ियाउल हक का तोहफा है। उसने जो बीज बोया था, ये दहशतगर्दी जो कहता है, तनावर दरख्त है कि उसके नीचे कई लोग आके अब हमें समझ में नहीं आता कि इस दरख्त को काटे कैसे। तारिक साहब, हम चाहते हैं कि जितना हमारे पास वक्त है उसमें वो हकायक भी कुछ बयान किए जाएं जो आपके पास हैं। नाज़रीन, आप हमारी स्क्रीन पे भी वो चीज़ें कुछ हम आपको दिखाएंगे, साथ साथ के उस वक्त की जो खबरें शाया हुई थी, उस वक्त जो मैगज़ीन और अखबारात में जो चीज़ें थी, वो भी थोड़ा बहुत हम आपको जो है ना अपनी स्क्रीन पे दिखाएंगे। तो तारिक साहब से भी जानेंगे कि जी वो रात उन वाक़यात को, ताकि हम देखिए बुनियादी तौर पे डॉक्टर साहब को मैंने एक तो कहा ना कि उनके जराइम मैंने आपको गिन दिए, लोकल भी थे, यहाँ की एलीट जो थी, जो यहाँ की मुक्तदरा थी, उसकी भी एक लंबी गरीबों से मोहब्बत करना भी एक जुर्म था उनका, उनको शऊर देना जो अभी मकसूमा कह रही थी। इसी तरह जो स्टेटस को था उसको तोड़ने की कोशिश करना, सियासत को ड्राइंग रूमों से निकाल के गली मोहल्लों में ले जाना, और वो जराइम भी बहुत थे। तो ये इत्तेहाद था इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट का और लोकल इस्टेब्लिशमेंट का, इंटरनेशनल सुपर पावर्स का और लोकल मुक्तदरा का जो हुआ और जिसने ये नतीजा निकाला। लेकिन हर मामले में कुछ वाक़यात भी उसके साथ जुड़े होते हैं और कहते हैं कि फिर वो एक वसीला बनते हैं। इसमें जो वसीला बने वो अहमद रज़ा कसूरी थे। अच्छा। और बिल्कुल इत्तेफाक की बात है कि अहमद रज़ा कसूरी क्योंकि लाहौर से थे और जिस वक्त भुट्टो साहब ने तहरीक चलाई जो बेसिकली एक स्टूडेंट तहरीक थी, मैंने उस पर एक हमने लंबा प्रोग्राम किया हुआ है। अच्छा। जिसमें हमने बताया था कि वो गजाला शबनम, हसामुल हक और शेख रशीद, ये वाला शेख रशीद नहीं, शेख अब्दुल रशीद एडवोकेट, वो उसके हीरोज़ थे। और वो तहरीक गॉर्डन कॉलेज और असर माल कॉलेज से निकली थी। उस तहरीक के हवाले से वो क्योंकि स्टूडेंट्स तहरीक थी और उसमें भुट्टो साहब ने उसको लीड करना शुरू कर दिया, तो यहाँ से जो लोग इन्वॉल्व हुए उसमें गवर्नमेंट कॉलेज से, उसमें अहमद रज़ा कसूरी थे, अमानुल्लाह खान थे, समर खान थे, इस तरह पंजाब यूनिवर्सिटी से हाफिज अदरीस थे जो जमीयत के थे, और इसी तरह और लोग थे। तो ये जो लोग थे, और मैं उस वक्त खुद जो है कॉलेज का स्टूडेंट लीडर था, हमराज हसन थे, हम नवाइज तलबा में उस वक्त थे। तो हम सारे लोग जो थे वो एक दूसरे से मिलते भी थे, क्योंकि जाहिर है कि वो जब तहरीक चल रही थी, ख़ासतौर पे दो लड़कियां, एक दौलताने की बेटी शाहिदा दौलताना और एक शोरश कश्मीरी की बेटी शाहिदा कश्मीरी, दोनों ये कूपर कॉलेज में पढ़ती थी, ये भी लीडर थी उसकी। तो ये सारे जो लोग निकले, इनका एक तलक था। इस तरह मेरा रज़ा कसूरी से उस हवाले से एक तलक बना। रज़ा कसूरी कहते हैं कि जी उसका क्लेम है, और यहाँ बहुत सारे आपके दानिश्वर जो हैं वो ये कहते हैं कि भुट्टो इख्तिलाफ राइज था, बर्दाश्त नहीं करता था, इस वजह से उसने मारने का हुक्म दिया। भुट्टो साहब पे जो सबसे ज़्यादा तनकीद करता था असम्बली के अंदर, वो अहमद रज़ा कसूरी नहीं था, वो राव खुर्शीद थे। और जिस वक्त 77 की टिकटों का फैसला होने लगा तो भुट्टो साहब ने कहा कि एक टिकट आप मुझे दे दें बस। राव खुर्शीद, एक तो राव रशीद वो नहीं, राव रशीद आईजी थे, उनकी बात नहीं कर रहा, राव खुर्शीद। उनका एक टिकट मुझे दे दें, इस पर मैं कोई किसी की बात नहीं सुनूंगा। और वो राव खुर्शीद के लिए मांगी, वो आदमी जो सबसे बड़ा सबसे ज्यादा, इसलिए वो ये आर्गूमेंट जो बनाते हैं दानिश्वर, बेसिकली इसी तरह का आर्गूमेंट है जैसे ये है कि भुट्टो ने कहा था उधर तुम इधर हम। हालांकि वही आदमी जिसने ये सुर्खी लगाई थी अब्बास अतर, वो एक से ज्यादा बार चैनल्स पे, अखबारों में उसकी तरदीद कर चुका है, और वो कह चुका है कि भुट्टो ने ये नहीं कहा था, ये सुर्खी मैंने निकाली थी। लेकिन आज भी बयानिया बन चुका था और उनको वो सपोर्ट करता था, उन कुव्वतों को। बेसिकली देखिए ना, ये एक किस्म की ज़हनी ख़यानत है कि आप वो बात, जिस आपको तो पता है ना कि वो, क्योंकि आप अनपढ़ नहीं है कि आपका एक बयानिया आया तो आपने उसको मान लिया हुआ है, तो आप उसको तस्लीम उसका जब हवाला देते हैं तो गलत देते हैं। और
उसको उसकी तस्दीक करने को भी तैयार नहीं है। भुट्टो के खिलाफ मैंने कहा ना, यहाँ पे भी एक बहुत, मैं अभी पिछले दिनों एक पढ़ रहा था, उन साहब का बहुत बड़ा, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा कि नेशनलाइजेशन ने मुल्क की बर्बादी कर दी। हाँ सभी, मतलब ये भी एक बहुत उनके ऊपर एक इल्जाम है। अब आप बताइए कि नेशनलाइजेशन के बाद आम आदमी के बच्चे हायर एजुकेशन लेने के काबिल हुए। आज वही है, हायर एजुकेशन आपके आम आदमी की बस से बाहर जा चुकी है। अस्पताल उनके पास गए। इसी तरह और गिनते जाए, घी की कीमत देखें आप, उस वक्त कीमतें जो इंडस्ट्री दी गई थी, और उसमें क्योंकि रियासत मुनाफे के लिए नहीं चलाती अदारे, रियासत तो लोगों को जॉब देने के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए चलाती है, और वो हुए लोग, तारीख गवाह है। और ये जिस की रोना रोते हैं तरक्की का, जिसमें 22 खानदान बने थे, वो सारे 22 खानदान आज भी आप किसी इंडिपेंडेंट लोगों को बिठा के, इकोनॉमिस्ट को बताइए, तो वो आपको बताएंगे कि वो नेशनल सरमायादार नहीं, कौमी सरमायादार नहीं थे, नेशनल बुर्जुआजी नहीं थे। वो लोग थे जो बैंकों से कर्जे लेके, और आप भी खा रहे थे, और एक ऐसे यूनिट खड़े कर रहे थे जो बाद में चलें या ना चलें उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी। सो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक ख़ास एंगल से भुट्टो साहब के लिए की गई। इसी तरह ये तारीखी वाक़या जो है भुट्टो साहब को फांसी देने का, अहमद रज़ा कसूरी को मैंने कहा ना कि उसका क्लेम, अहमद रज़ा कसूरी बाप के कत्ल के बाद जो एक हादसा थी, कत्ल लोग कुछ कहेंगे, कुछ कहेंगे ये अदालती कत्ल है, और कुछ आज भी ये मानेंगे और बड़ा बहस करेंगे और कहेंगे कि नहीं, भुट्टो ने उसको मरवाया इसलिए कि वो अहमद रज़ा कसूरी को मारना चाहते थे, क्योंकि वो तनकीद करता था। हालांकि ये गलत है, और हकीकत ये है कि वहाँ पे जो हुआ उसके बाद, अपने बाप के कत्ल के बाद, बेगम भुट्टो कसूर अहमद रज़ा कसूरी के घर गई, और अहमद रज़ा कसूरी ने ये कह के जब बहन घर आए तो उसको खाली हाथ नहीं लौटाते, उसने पीपल्स पार्टी दोबारा ज्वाइन की। अब जब उसने दोबारा, जिस वक्त अच्छा, अहमद रज़ा कसूरी जब भुट्टो साहब के ऊपर ट्रायल हो रहा था कोटला इसमें डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर में, तो एक दफ़ा मैं, अहमद रज़ा कसूरी, बेगम भुट्टो और बेगम आबाद अहमद, फौत हो गई हुई हैं वो भी, हम एक ही गाड़ी में गए। हमने 21 क्रैकर के साथ, जब भुट्टो का पहला अपीयरेंस होनी थी कोर्ट में, तो हमने एक किस्म का किया होता कि उन्हें 21 गोलों की सलामी दी जाएगी। तो बेगम साहबा वहाँ पे रज़ा कसूरी के साथ गई थी। रज़ा कसूरी अपने तौर पे एक इम्पोर्टेंट फिगर था उस वक्त, टिकट मिली है, मैंने बना, तो इसने दोबारा पार्टी ज्वाइन कर ली। जब ये पार्टी ज्वाइन कर ली, उस वक्त मैं कायदे यूनिवर्सिटी में था। अहमद रज़ा कसूरी का मुझे फ़ोन आया, और वहाँ पे लोकल जो सेक्रेटरी जनरल थे इस्लामाबाद पीपल्स पार्टी के, हमीद अख्तर, आजकल जर्मनी होते हैं, बहुत बूढ़े हो गए हुए हैं खैर, लेकिन मेरा ख्याल है हयात है। उनके वजह से बहुत करीबी दोस्ती थी। इसने मुझे फ़ोन किया कि तुम मुझे एयरपोर्ट से ले लोगे। मैंने इसे एयरपोर्ट से लिया। मैं उस वक्त एक सेक्रेटरी टाउन में एक घर हमने लिया होता, उसका नाम रखा हुआ था, उसके ऊपर बहुत बड़ा बोर्ड लगाया होता, हाउस ऑफ फ्रेंड्स, और उसमें हम एक्चुअली कायदे यूनिवर्सिटी के 3 दोस्त रहते थे, और इसी तरह बाकी सारे दोस्त भी वहाँ आते जाते रहते थे, और वो एक किस्म की खुला था कि जो मर्जी आ जाए, जो मर्जी बैठे, ओपन हाउस। मैं आज खालिद उस वक्त रेगुलर उनके मेरे विजिटर थे, और वो उस वक्त स्पीकर थे। तो अहमद रज़ा कसूरी जो है, ये भुट्टो साहब से मिलके, अब जब वापस आया पार्टी में, तो ये भुट्टो साहब से जाके मिला, और भुट्टो साहब से मिलके तो इसने आके मुझे कहा कि तारिक, वो तुम्हारा, तुम मुझे स्टूडेंट्स में कोई मेरे जलसे करवा सकते हो? मैं कहा, तू वो तो बात की बात है, पहले ये बता, तू मिल के आया है तो क्या बात हुई है? ये कोट अनकोट बता रहा हूँ। अहमद रज़ा कसूरी ने कहा
कि मैं भुट्टो साहब से मिला और भुट्टो साहब ने कहा कि रज़ा तुमने अपने आप को ज़ाया कर दिया। तो मैंने कहा सर हो गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम्हारा कोई स्टूडेंट्स में असर रसूख है? मैं सोच रहा हूँ हफीज़ पीरज़ादा को तालीम की बजाय कोई और पोर्टफोलियो दे दूँ। बात ख़त्म हो गई। रज़ा कसूरी ने उससे ये डिड्यूस कर लिया, ये अखज़ किया कि वो उसको तालीम के वज़ीर से हटा रहा है तो मुझे बना रहा है। और अब उसका सारा था कि मैं उसके कुछ जलसे करवा दूं ताकि उसका असर उसको नज़र आए और वो वज़ीर तालीम बन जाए। तो भुट्टो साहब के साथ हमने मतलब एक वक्त गुजारा हुआ था, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा रज़ा कसूरी उसने तुम्हें वज़ीर तालीम बनाने का नहीं कहा, उसने तुम्हें एक कह रहे ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया है, वो तुम्हें नहीं बनाएंगे। तो अभी फ़िलहाल इसको भूल जाओ, कोशिश करो, आगे इलेक्शन आने वाले हैं, हम ग्रुपिंग करके तो एक कोशिश करें कि आगे इलेक्शन में खड़े हो। तो उस वक्त बेगम अली मलिक थी जो सियासी कैदियों ये जंगी कैदियों की लीडर थी, एक बेगम नसीम फजलिया थी, सफदर हमदानी थे, यही मैंने हमीद अख्तर का जिक्र किया, नज़र कियानी थे और नरगस कियानी थे। ये सारे हम एक ग्रुप बना हुआ था जो हम इस्लामाबाद रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुतहरक थे और हम अपने तौर पे ये समझ रहे थे। और कनी यूसुफ की हमें वो एक किस्म की पैटर्नेज हासिल थी, हमारा ख्याल था कि हम जिसमें खुर्शीद समीर भी ख़ास तौर पे। लेकिन हुआ ये कि ये करता ये था कि अपनी निजी महफिलों में बैठ के तो पीपल्स पार्टी पर तनकीद करता था, अच्छा। पर तनकीद करता था और अब उम्मीद लगा के बैठा हुआ है कि इसने वज़ीर तालीम बनना है। खैर मैंने के जलसे किए, जिसमें से एक जलसे किया आपको मैं मेरे पास वो अखबारी तराशे भी मौजूद है, वो स्क्रीन पे आप चलवाइएगा ताकि ये पता रहे कि उसमें ये आया और ये उस वक्त क्या कह रहा था। और ये सारे में आके अहमद कसूरी ने जो किया, अच्छा उस दौरान मतलब हम बैठते थे और हम गुफ्तगू भी करते थे, इसके बाप के कत्ल पे भी बात होती थी। वो मैं अभी नहीं कहूँगा कि वो बात क्या थी, वो मैं नहीं अभी आपको बताऊँगा, लेकिन एनीवे लेकिन रिकॉर्ड का हिस्सा बदलना चाहिए किसी न किसी शक्ल में। हाँ। वो कसूरी साहब खुद मतलब करें, लेकिन अहमद कसूरी को तो बहुत अच्छी तरह पता है ना कि वो उसके बाप का कातिल कौन था या उसके रियलिटी क्या है इसमें। अहमद कसूरी सारे जो ज़िया हक का एजेंडा था उसका हिस्सा बना और वो मफादात के लिए बना। अगर अहमद कसूरी को उस वक्त टिकट मिल जाती तो अहमद कसूरी ये सब कुछ ना करता उसको, क्योंकि भुट्टो साहब ने टिकट नहीं दी तो उसने और ना सिर्फ उसको टिकट ना मिली बल्कि उस वक्त उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, जिसमें सफदर हमदानी भी शामिल था, जिसमें बेगम अली मलिक और नसीम फजलिया और सारे, किसी को टिकट नहीं मिली। अली मलिक की बेटी नीलोफर मुख्तियार जो है बाद में वज़ीर बनी मुशर्रफ के दौर में। लेकिन हकीकत ये है कि अहमद कसूरी बहुत अच्छी तरह जानता है कि उसके वाक़या असल वाक़या क्या है और उसके मुहर्रिक कौन है। मैं उससे हट के अभी इस बात को यहीं पर रोक के मैं आपको बताता हूँ कि बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ड्यूटी लगाई कि जो मुख्तलिफ हवाले से भुट्टो साहब के ट्रायल में लोग इन्वॉल्व रहे हैं उनसे किताबें लिखवाई जाएँ। ये फरतुल्लाह बाबर के साहब के ज़रिए फ़खर ज़मान को कन्वे किया गया। फ़खर ज़मान ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी क्योंकि उस वक्त मैं एकेडमी ऑफ लेटर में था। तो मैंने पहली किताब भुट्टो ट्रायल के नाम से सैयद अफजल हैदर साहब से लिखवाई और उसमें भुट्टो साहब के ट्रायल के तमाम डॉक्यूमेंट्स उसमें दिए गए, सारे इकट्ठे कर। बहुत अच्छी किताब है वो। 1100 सफ़ात पे मुश्तमिल वो एक एक अगर पर्ची भी कोई उसमें इस्तेमाल हुई है तो वो भी उसमें मौजूद है। और तबसरा जो है वो एक अलग किताब की शक्ल में अफजल हैदर साहब ने लिखा और प्रोड्यूसर के तौर पे उसमें मेरा नाम है। दूसरी किताब जो थी वो उसके लिए चल रहा था बहुत देर से मामला अरशाद कुरैशी साहब से। अच्छा। अरशाद कुरैशी साहब बादाम आप गोवा थे
जो वादा मौक़ा थे भुट्टो साहब के, उनके वकील थे गुलाम मुस्तफ़ा, गुलाम अब्बास और एक आदमी मुझे नाम अगर इस वक्त में नहीं आ रहा, तो इन लोगों के। तो अरशाद कुरैशी साहब से मुझे कहा गया, कुछ लोग पहले कोशिश कर चुके थे लेकिन उसमें क्योंकि पैसे इन्वॉल्व थे, तो मोहतरमा बीबी शहीद का ये ख्याल था कि वो लोग उसमें शायद कुछ ठीक नहीं करना चाह रहे, तो उन्होंने उनकी मेरे पे नज़र गई फ़खर जवान की। उसने कहा तारिक तुम करो। मैं मिला अरशाद कुरैशी साहब से। अरशाद कुरैशी साहब से मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ये करने को तैयार हूँ, मैं किताब लिखने को, मतलब जो वाक़यात हैं वो लिख देता हूँ, लेकिन मैं जमात इस्लामी का रुकन हूँ। अगर मैं ये लिखता हूँ तो मेरी सारा पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये लिखने के लिए फिर इसका मुआवजा चाहिए। मैंने कहा जी मुआवजा अब बाद में तय होगा, पहले आप लिखें ताकि पता तो चले कि मुसद्दा इस काबिल भी होगा कि तभी कोई ख़रीदेगा ना उसको। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसे करते हैं कि मैं वो मुसद्दा तैयार करता हूँ, लेकिन मुसद्दा तैयार करने के लिए मुझे टाइपराइटर और एक टाइपिस्ट और इस तरह के लोग चाहिए होंगे। वो मैंने मुहैया कर दिया अपने पास, टाइपराइटर भी दे दिया, एक टाइपिस्ट को दे दिया। लेकिन जब उन्होंने पहला बाब ही लिखा तो उन्हें एकदम एहसास हुआ कि इस तरह तो ये किताब इसको मुंतकिल हो जाएगी, क्योंकि टाइपिस्ट भी इसका है, टाइपराइटर भी इसका है, तो वो तो सारी का जो मैं लिखवा रहा हूँ वो साथ साथ इसको जा रहा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, मैं अपना टाइपिस्ट रखूँगा। मैंने कहा ठीक है, आप अपना रख लीजिए। उन्होंने कहा मुझे आप उसकी तनख्वाह के तौर पे 10,000 रुपया दें। ये वे बैक 90s, अच्छा ठीक है, 1990s की बात है, जल्दी से 1990s की बात है। ये उसकी रसीद है जो उन्होंने मुझे लिख के दी 10,000 वसूल करने की। उस जमाने में 10,000 बड़ा अमाउंट था कि ये पब्लिशिंग प्रोजेक्ट के लिए, ये भी लिखा उसने। अब वो उन्होंने वो सौदा तैयार कर दिया और मुझे अपनी ड्राइंग रूम में, वो रहते थे बलालगंज के पास, तो वहाँ भी उन्होंने मतलब मुझे अपने ड्राइंग रूम में बंद करके वो सौदा दिया और कहा पढ़ लो। मैंने वो सौदा पढ़ा और मैंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, ये वर्थ है, इसको खरीद लिया जाए। जो भी कीमत वो मांग रहे थे, मैं वो भी अभी नहीं आपको बता रहा, तो वो खरीद लिया जाए। मुसद्दे की मैंने एक किस्म की कह लीजिए कि गारंटी दे दी कि मैं उसको वर्थ समझता हूँ, मेरी राय चली गई। अब मैं आपको, क्योंकि वो मैंने पढ़ा है, अच्छा बदकिस्मती से मुसद्दा ज़ाया हो गया, पब्लिश नहीं हुआ क्योंकि वो गवर्नमेंट चली गई और वो रकम उनको मिल ना सकी और उन्होंने उस रकम के बगैर वो मुसद्दा देने से इनकार कर दिया और उस दौरान फिर अरशाद कुरैशी साहब की डेथ हो गई। लेकिन मैंने वो मुसद्दा पढ़ा था। फरहतुल्लाह बाबर साहब भी और मुख्तलिफ पार्टी के मेरे दोस्त अहबाब फ़खर जमान सब मुझे ये कहते रहे कि तारिक तुम्हें तो पता है ना उसमें क्या लिखा था, तुम वो बयान कर दो। तो मैं उन्हें कहता था कि मेरा फेस जो है वो पीपल्स पार्टी का चेहरा है, मैं कहूँगा तो इसका कोई लोग यकीन नहीं करेंगे। अगर अरशाद कुरैशी ये बात कहते, उनके नाम से छपती, तो फिर लोगों को यकीन आता। लेकिन अब मैं इसलिए इसको सामने ला रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये तो तस्लीम कर लिया कि यह अदालती कत्ल था। सो ये बात तो अब तय हो गई कि उनको गलत केस में, अच्छा वो फिर बुक पब्लिश नहीं हो सकी, बुक पब्लिश नहीं हुई, लेकिन मैं आपको उसकी चंद एक बातें ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, मैं उससे पहले काफ़ी देर से उनसे भी ये बताइए कि चले मतलब ज़ाहिर है ये सारी बड़ी एक हिस्टोरिकल गुफ्तगू भी है, बहुत सारी चीज़ें, ये तो इतना तवील है कि जितनी हम लंबी बात करना चाहें इस पर हो सकती, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक तो उस वक्त पाकिस्तान की जो हालत थी, पाकिस्तान जैसे मतलब कर रहा था, उसके असरात जो क्या हो गए और अब हमें क्या मतलब जो है ना, आज ज़ाहिर है अदालत ने उन्हें एक समझ लें क्लीन चिट भी मिल गई है, तो आप इसको किस नज़र से मेरे ख्याल में कि बड़ी बात थी कि सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ और 2011 का रेफरेंस जो था वो फाइल हुआ था। अच्छा मेरी खुशकिस्मती ये थी कि मैंने इस केस के अंदर थोड़ा सा काम भी किया है और मुझे मौका मिला कि मैं डॉक्यूमेंट्स पढूं, क्योंकि एक उस टाइम पे तो मेरी सिचुएशन और थी, मैं एक बच्चा थी
जो देख रही थी कि क्या हो रहा है। मेरी वालदा इन्वॉल्व थी, हमारी सारी फैमिली ने बहुत सफ़र किया। लेकिन अब जबकि मैं एज ए लॉयर मैं पढ़ रही थी तो वो केस बनता ही नहीं था एक्चुअली। अहमद रज़ा कसूरी साहब जो हैं उनके जो उनके ऊपर तो लेफ़्ट राइट एंड सेंटर अटैक हो चुके हुए थे, और कभी वो इस्लामाबाद में कहते थे कि मेरे पे अटैक हुआ है, कभी वो कहते थे कसूर में मेरे ऊपर अटैक हुआ है, और वो सारी उनकी घरेलू दुश्मनियाँ थी जिनके ऊपर वो मुख्तलिफ था। तो ये बड़ी अजीब व गरीब सी बात थी कि इन्होंने ये वाला जो अटैक था वो भुट्टो के नाम लगा दिया गया, और फिर अगर इतना ही बुरा था तो फिर उसके साथ पार्टी की टिकट जो है वो लेने के लिए भी तैयार थे। और मतलब उस में तो जो थे उसके असरात जो असरात तो आप देखें कि मुल्क आपका हम किस मुकाम पे खड़े हैं, हम किस मुकाम पे खड़े हैं, हम क्या किस मुकाम पे गए थे। आप पहले तो आप ये अंकल तारिक ने भी बात की है, और आप खुद देखें कि पाकिस्तान जब टूटा है 90,000 फ़ौजी जो हैं वो आपके हो गए, वॉर प्रिजनर्स हो गए, आपका मोरल बिल्कुल डाउन था। फिर एक आदमी आता है, एक लीडर आता है और वो आपको कहीं से कहीं ले जाता है, इतनी ज़बरदस्त चीज़ों पे लेके जाता है। ये नेशनलाइजेशन जिसको कि कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है राइट विंग लोगों की तरफ से, अस्पताल बन रहे हैं, आपकी सड़कें बन रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, लैंड रिफॉर्म्स हुई, एक टर्म के अंदर कितना कुछ हुआ। आज लोग रोते हैं ना कि हमें मौका नहीं मिला था, तो एक टर्म के अंदर उसने कितना कुछ कर लिया। रह जाते तो कैसा होता? अगर रह जाते तो ये मुल्क कैसा होता। आप सोचें कि अगर 5 साल में इस मुल्क जो कि बिल्कुल तबाह हो गया था, जो कि एक अपना आधा हिस्सा खो चुका था, जिसकी फ़ौज जो थी वो हथियार डाल चुकी थी, वो अगर इस हालत में जा सकता है कि वो तमाम इस्लामी मुल्कों को लीड कर रहा था, और यहाँ पे बुलाया भी यहाँ पे, जो एटॉमिक एनर्जी को इस्तेमाल करना शुरू कर रहा था, वो मुल्क अगर उसी तरह चलता रहता तो वो क्या होता। और फिर उसके बाद जो 77 में हुआ 5 जुलाई में, यहाँ पे इस वक्त 40% लोग जो है खतरे गुर्बत से बिल्कुल नीचे हैं। तालीम की आप देखेंगे क्या हालत है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये हालत ना होती, बल्कि बहुत जबरदस्त मुख्तलिफ पाकिस्तान बिल्कुल एक मुख्तलिफ हो सकता था पाकिस्तान एक। बल्कि अगर आप ये सोचें कि एक नई सुपर पावर बन सकता था, क्योंकि इस्लामी मुल्कों को जिस तरह उसने इकट्ठा किया था, और अगर इस्लामी ब्लॉक इकट्ठा रह जाता और चल जाता तो ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ, आज दुनिया का नक्शा बिल्कुल मुख्तलिफ होता, और शायद आज इसराइल का ये मसला ना खड़ा होता। अपना तारिक साहब, आप जहाँ से आपको उसको वाइंड अप करें, फिर हम इस पे हाँ जी इस पे आते हैं। मैं बल्कि यहीं से शुरू करता हूँ। भुट्टो साहब की अपनी किताब है इफ आई एम असैसिनेटेड में, जो उन्होंने लिख दिया उससे बेहतर कोई तस्वीर कशी नहीं कर सकेगा। तो उन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान के साथ मुझे ना मारो, अगर तुमने मुझे मार दिया तो पाकिस्तान के साथ ये होगा। वो अगर आप से पढ़ लें तो आप तारीख बताएगी आपको कि जो उन्होंने फोर्सी किया था वही हुआ। आज आपकी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत एटम बम कर रहे हैं, वो भुट्टो का दिया हुआ। आपकी नफसियाती सरहदों की हिफाजत आइन कर रहे हैं, वो भुट्टो का दिया हुआ है। आज आपकी मैशत जिस पे चल रही है, वो बाहर से आने वाला वो रिपैट्रिएट करते हैं, जो लोग वहाँ काम करके पैसे कमा के आपको भेजते हैं। बिल्कुल मिडिल ईस्ट का रास्ता जो खोला, ये पाक चाइना दोस्ती आपकी, पाक चाइना दोस्ती, $2 अरब मंथली आपको जो आ रहा है मिडिल ईस्ट और मुल्कों से, वो भुट्टो साहब ने खोला था। आपको मिडिल ईस्ट की मार्केट दी। भुट्टो अगर ना गया होता तो ये इस्लामिक बम जिसको कहा गया था और जिसकी उन्हें सजा भी मिली, ये इस्लामिक बम जो था, ये इस्लामी दुनिया अपना बम समझ रही थी, और उसके नतीजे में कितने डॉलर्स की बारिश होती है और किस तरह ये इंडस्ट्रियलाइज होता, ये बताने के लिए किसी दानश्वरी की जरूरत है ही नहीं। ये नोश्ता दीवार है जो पढ़ा जा सकता है। लेकिन जो बात मैं वहाँ पे कर रहा था, मैं उसकी कंक्लूजन कर दूँ आपको कि जो मैंने वो पढ़ा उस किताब में, ये अंदाज़ा कीजिए कि जो कैट्रिजेस मिली वहाँ से
चाहे वो कू से, वो कैट्रिजेस मैच नहीं करती थी उन गन्स के साथ जो कब्जे में ली गई थी एएसएफ से, क्योंकि वो झूठ पे मबनी था। उसके बाद राव रशीद साहब जो आईजी पुलिस थे उस वक्त, उनको इन्वॉल्व करने का प्लान किया गया कि कह दिया जाए कि आईजी ने वो कैट्रिजेस बदल दी। इसी तरह गुलाम अब्बास जो वादा माफ हुआ थे वो मुनहरफ हो गए। उन्हें जुडिशल कस्टडी से निकाला गया और निकाल के उन पर तशद्दुद किया गया और उनको दोबारा उस पे स्टेटमेंट पे कायम करने जबरदस्ती दबाव डाला। एक और बात थोड़ी सी मैं ऐड कर दूं कि एफआईए की जूरिसडिक्शन नहीं थी। एफआईए जो प्रोसिक्यूशन थी इस केस के अंदर, वो पुलिस से हट के एफआईए के पास चली गई थी इन्वेस्टिगेशन। जबकि अगर आप गौर देखें इसको तो एफआईए की नोटिफिकेशन होती है कि वो कौन कौन से ऑफेंसेस के कॉग्निजेंस ले सकते हैं। एफआईए के पास कोई जुरिसडिक्शन नहीं थी कि वो मर्डर केस का ले। अब हम ये भी कहते हैं कि हर गवाह के से पहले उसकी बकायदा रिहर्सल होती थी और मौलवी साहब करवाते थे। मौलवी साहब इसी तरह वो लिखते हैं कि उनके जो वादा माफ जिनके वो वकील थे, तुफैल अब्बास साहब ने मियां तुफैल ने इसको अब्बास को और मुस्तफ़ा को और एक तीसरा नाम मेरे ज़हन से निकला हुआ है, उन्होंने ये गारंटी लेके दी हुई थी कि उनको सज़ाए मौत नहीं मिलेगी, उनकी सज़ाए मौत माफ कर दी जाएगी। और जिस वक्त भुट्टो साहब को फांसी हो गई और फिर प्रेशर इतना था कि उनको भी देने का फैसला हुआ, तो फैज़ अली चिश्ती इसके दरमियान, फैज़ अली चिश्ती शायद अभी भी उनकी फैमिली के इसको कर सकेगी, मतलब एंडोर्स, कि फैज़ अली चिश्ती उस दरमियान में थे जिन्होंने ये गारंटी दी हुई थी मियां तुफैल को। फैज़ चिश्ती फिर मियां तुफैल का फ़ोन भी नहीं सुनते थे। अगर इन वादा माफों की फैमिली में से कोई भी जिंदा है तो वो ये बात कंफर्म करेगा कि उन्हें ये कहा गया था कि उनको फांसी नहीं होगी। तो ये सारा कुछ ये रिकॉर्ड केस से आए, मतलब आज नहीं कल नहीं, किसी और वक्त आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ज़रूर मंजर आम पर आएंगी। मैं आखिर में सिर्फ अहमद रज़ा कसूरी से बात करना चाहता हूँ और उसे कहना चाहता हूँ कि अहमद रज़ा कसूरी, तारीख का तुम पे भी एक कर्ज है, अपने ज़मीर का बोझ उतार दो, अपने ज़मीर का बोझ उतार दो। तुम्हें तो पता है कि हकीकत क्या है, आज उसका इतराफ़ कर लो कौम के सामने और उन्हें बताओ कि भुट्टो के साथ ये ज्यादती किसने की। अच्छा, अब आखिरी सवाल उसके लिए ज़मीर खोना ज़रूरी होगा। दोनों से मतलब आप दोनों बात फिर हम इधर अब जबकि अदालत ये कह चुकी है कि उनको ज़ाहिर है उन्होंने एक अपने उसके दायरे में रहते हुए ये फैसला देना था कि उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला और उससे क्लैरिटी हो गई कि उनके साथ ज्यादती हुई, गलत कर था, तो उस तरह से तो नहीं वो कह सके कि बरी करते हैं या वो। तो आप अब इसको किस तरह से देखते हैं इस फैसले की नज़ीर, और फ्यूचर में जो है कि क्या भुट्टो साहब की शान में या उनकी जो थी वो, उसको आप अपने रफ्तों में जानते हैं? देखिए जी, भुट्टो तो की शान तो ये फैसला होता या ना होता, जिस शख्स के लिए कितने लोगों ने कोड़े खाए, जिस शख्स को बचाने के लिए कितने लोगों ने फांसियाँ खाई, बढ़ चढ़ी, कितने लोगों ने जेलें काटी, कितने लोग टॉर्चर हुए, तो शान तो भुट्टो की पहले ही बहुत थी। बहुत से जो नौजवान आजकल के हैं जिनको कुछ तारीख़ का ज़्यादा पता नहीं है, वो हंसते हैं कि कहाँ है भुट्टो, ज़िंदा है, कहाँ है भुट्टो। लेकिन आप देखें कि भुट्टो वाकई ज़िंदा है। आप देखें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भुट्टो ही के ऊपर इलेक्शन जीतती है, और कौन मार सका है उसको 45 सालों में? आज तक कोई नहीं मार सका। लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है, और ये चीफ जस्टिस का बड़ा कमाल है इसके अंदर
कि उन्होंने एक केस टेकअप किया, ऐसा केस जो कि 2011 से पड़ा हुआ था, किसी ने सोचा भी नहीं था। 13 साल इंतज़ार करना पड़ा, इतना साल इंतज़ार करना पड़ा, और ये बात सामने आई कि हमारी अदलिया जो है उसने किस तरह इंसाफ की तबाही जो थी वो रहे। और वो सब कुछ जो थी, वो अगर आप देखें नसीम हसन शाह का इंटरव्यू देखें तो वो कहते हैं कि जी जज को नौकरी भी तो करनी होती है, नौकरी करनी तो है। मतलब अच्छा तारिक साहब, आप ज़ाहिर है हम चीज़ें तो वापस नहीं ला सकते, भुट्टो साहब चले गए, इस तरह से कई बेशुमार लोग इस मुल्क में जो है उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, हमारे इंसाफ के अदारे भी जो हैं वो सवालिया निशान बने। बहरहाल चलें, हम ये समझते कि अदालत ने अपने वो जो थे गर्द झाड़ने की कोशिश की और कहीं ना कहीं पहुँचे, तो उसका एक फ़ैसला दिया। आप इसको किस नज़र से देखते हैं और इसके क्या असरात हो सकते हैं कि आइंदा इस तरह की कोई ना हो? बेसिकली होना तो यही चाहिए कि आज हम जब इतराफ़ करने पे आए हैं तो हमारे एक बड़े अदारे ने ये इतराफ़ कर लिया कि हमसे गलती, तो दूसरे अदारों को ये इतराफ़ करना चाहिए। मैं जिस तरह अहमद कसूरी से कह रहा हूँ, इसी तरह मैं इस मुल्क की फ़ौज से भी कहता हूँ कि आप नहीं थे, लेकिन आपके अदारा इस्तेमाल ज़रूर हुआ उसके लिए, तो आप भी हिम्मत कीजिए, अपनी कौम के सामने इतराफ़ कर लीजिए कि वो गलतियाँ थी, वो गलत हुआ जो कुछ हुआ। आज हम उसको भुगत रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि भुट्टो ने ये कह दिया था कि आप कहाँ पहुँचोगे। आज भी हम बार बार अपने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ये बात करते हैं ज़मीन के, हमें अपनी गलतियों का जायज़ा लेना है, और अगर आज हमने ना लिया तो शायद अब वक्त बाकी नहीं बचा तो दोबारा वो मौका भी मिले, हमें वो मौका भी मिले कि ना मिले। इसलिए आज हमें ना सिर्फ ये इतराफ़ करने चाहिए, बल्कि कोशिश करनी चाहिए कि उन गलतियों की तलाफ़ी भी की जिस हद तक हो सकती है। ज़ाहिर है भुट्टो साहब को वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन दूसरों को भुट्टो बनने से रोका तो जा सकता है। सही। और जो नाम निहाद भुट्टो सामने आते हैं उनका पोल तो खोला जा सकता है। फेक भुट्टो है। यहाँ ये बातें भी अब बहुत है कि आप मतलब वो शख्स जिसको कहा जा रहा था कि हम तुम्हें इबरत की मिसाल बना देंगे, और वो देखें, और वो डटा हुआ था। वो एटमी रिप्रोसेसिंग प्लांट लेने से पीछे नहीं हट रहा था, हत्ता कि फिर फ्रांस को उससे पीछे हटाया गया। और हम आज जिसको जो भुट्टो बनने की बातें कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली नॉट, जो कहा भी नहीं गया उसको तो कौम को मतलब ना सिर्फ ये कि इस मुल्क में, मैं अभी तो मतदारों की बात कर रहा हूँ ना, हमें पब्लिक लेवल पे भी यहाँ दानिश्वर, यहाँ के अवाम, यहाँ की सहाफ़ी, यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ किस को हम रोएं। ये सारे का सारा जो है ये मलबा हमारे कन्नों को झुका चुका है। और उसी वक्त ये बहुत शुक्रिया तारिक रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि बिल्कुल ख़त्म करने के साथ कि इस सब के लिए जो हम बात कर रहे हैं कि हमें ये रिपीट ना हो, सारी सिविलियन फोर्सेस को वन पेज पे होना चाहिए। उसमें ये बातें कहनी कि फ़लाँ के साथ मैं नहीं बैठूँगा, फ़लाँ के साथ मैं नहीं बैठूँगी, ये बातें गलत हैं। एक मकसद के लिए आपको इकट्ठा होना चाहिए, चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने आज ये हमारा जो एक ख़ुसूसी प्रोग्राम भुट्टो साहब के हवाले से था, 4 अप्रैल के हवाले से था, एक तो इसके ऊपर आप राय भी दीजिएगा, और आखिरी बात जो इस प्रोग्राम से ही निकली वो ये है कि कौमों का बड़ा जो कर्ज़ होता है वो अपने ज़मीर के मुताबिक ही फ़ैसले करते हैं। तारिक साहब ने कहा अहमद कसूरी साहब से, इसी तरह से हम अदारों पे, महकमों पे, जो लोग जहाँ जहाँ किसी भी शक्ल में जो इन्वॉल्व थे इस केस में, फिर इसमें सबसे बड़ा जो किरदार हमारे मीडिया का भी रहा है, हमारे दानिश्वरों का रहा है, हमारी जो सियासी जमातें मुखालिफ थीं उनका रहा, फिर मजहबी जमातें जो थी जिन्होंने भी जो कुछ किया है। बहरहाल चीज़ें कहते हैं कि धोखा जो है वो आपकी तरफ लौट कर आता है, तो ये कोई ना कोई चीज़ ऐसा ना हो कि वो लौट कर सब लोगों की तरफ जाए।
फितरत के अपने फ़ैसले हैं, फितरत ने, नेचर ने फ़ैसला किया। तो आज भुट्टो साहब तो सरखरू हुए, आप लोग भी सारे जो हैं जहाँ जहाँ जिस सतह पे हैं उसका अजाला यही है, गलती का गुनाह का यही अजाला होता है कि उसका एतराफ़ किया जाए कम से कम, और आइंदा उस तरह का दोबारा कोई एक्ट ना हो, उसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। फिर ही जाकर हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अगले प्रोग्राम में हम फिर किसी न किसी दूसरे इशू पे बात करेंगे।